Hello everyone, welcome to our YouTube channel CS Insight and this is CS स्तुति महाजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी न्यू रेट्स एंड एग्जम्पशंस वाया सर्कुलर नंबर 164। लेट्स सी। जीएसटी न्यू रेट्स एंड एग्जम्पशंस वाया सर्कुलर नंबर 164। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सर्कुलर नंबर 163 और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर नंबर 164 डेटेड 6 अक्टूबर 2021। दोनों ही सेम डेट पर आए हैं। तो इसके अंदर उन्होंने और कई सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर किए हैं, तब हम उसको डिस्कस करते हैं। सर्विसेज बाय क्लाउड किचन्स और सेंट्रल किचन्स। The word restaurant service is defined as restaurant service means supply by way of or as part of any service of goods being food or any other article for human consumption or any drink provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied। तो रेस्टोरेंट सर्विस क्या है, बेसिकली क्या है, जहां पर फूड या आर्टिकल कोई और कंजम्पशन या ड्रिंक वाला जो भी सप्लाई किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ रेस्टोरेंट। As recommended by the council, it is clarified that सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ कुकिंग एंड सप्लाई ऑफ फूड, कुक करना और फिर सप्लाई करना बाय क्लाउड किचन्स और सेंट्रल किचन्स आर कवर्ड अंडर रेस्टोरेंट सर्विस एज डिफाइंड एंड अट्रैक्ट द जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%। तो उन्होंने क्लैरिफाई क्या कर दिया कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ कुकिंग एंड सप्लाई ऑफ फूड बाय क्लाउड किचन्स और सेंट्रल किचन्स जो है आर कवर्ड अंडर द रेस्टोरेंट सर्विस। तो उसके ऊपर उन्होंने जीएसटी क्या लगा दिया है, रेट 5%। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ आइसक्रीम बाय आइसक्रीम पार्लर्स। अब जो आइसक्रीम पार्लर वाले जो आइसक्रीम को सेल कर रहे हैं उसके लिए उनका क्या कहना है, ice-cream parlors sell already manufactured ice cream and they do not have a character of a restaurant। उनके पास उन्होंने एज इट इज उन्होंने जो परचेज किया, ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चर की हुई आइसक्रीम है उसको वो सेल करते हैं। Ice-cream parlors do not engage in any form of cooking at any stage, whereas restaurant service involves the aspect of cooking or preparing during the course of providing service। रेस्टोरेंट के अंदर तो कुक करके दिया जाता है, आइसक्रीम पार्लर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो इस पॉइंट पर आइसक्रीम पार्लर स्टैंड्स ऑन अ डिफरेंट फुटिंग देन रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट इज डिफरेंट एंड आइसक्रीम पार्लर्स आर डिफरेंट। As recommended by the council, it is clarified that where ice cream parlors sell already manufactured ice cream and do not cook or prepare ice cream for consumption like a restaurant, it is supply of ice cream as goods and not as a service, even if the supply has certain ingredients of service। Accordingly, it is clarified that ice cream sold by a parlor or any similar outlet will attract GST at the rate of 18%। आइसक्रीम वाले क्या करते हैं, आइसक्रीम पार्लर्स में क्या है, वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम को सेल कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि जो सेल ऑफ आइसक्रीम है बाय द आइसक्रीम पार्लर्स, दैट कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट अलग है, आइसक्रीम पार्लर अलग है। तो आइसक्रीम पार्लर्स को उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि 18% जीएसटी उसके ऊपर चार्ज होगी। नेक्स्ट, कोचिंग सर्विसेज सप्लाइड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूशंस and NGOs under the central sector scheme of scholarship for students with disabilities। तो जो भी एनजीओज हैं, बेसिकली अगर आप देखो कि एनजीओज वगैरह को कई सारे एग्जाम्पशंस मिली हुई है, तो इसके अंदर भी हम देखते हैं सेम वे में एनजीओ को उन्होंने भी एग्जाम्पशन दी है, तो इसके अंदर भी हम वही चीज स्टडी करते हैं। The scope of this entry is wide enough to cover coaching services provided by coaching institutions and NGOs under the central scheme of scholarship for students with disabilities, where total expenses borne by the government by way of funding to institute providing such coaching। जो भी डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को कोचिंग दे रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट का टोटल जो खर्चा है वो गवर्नमेंट बेयर कर रही है। Accordingly, as recommended by the GST Council, this is covered under entry 72 of notification number 12/2017, central tax dated 20 June 2017 and hence exempt from GST। कि अगर कोई इस तरह की
जो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को कहीं पे कोचिंग अगर दी जा रही है और जिसका सारा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट बेयर कर रही है, तो उसके ऊपर जीएसटी उन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया। नेक्स्ट, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय NSIL. Representation has been received for issuance of a clarification recognizing satellite launch services supplied by Messrs. New Space India Limited (NSIL), a wholly owned Government of India company under the admin control of Department of Space to international customers as export of service. उसके अंदर क्या बोला कि अगर NSIL कोई भी सर्विसेज दे रही है अपने इंटरनेशनल कस्टमर्स को, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। मींस अगर इंडिया से कोई सर्विस बाहर जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। और वैसे भी अगर आप देखोगे कि एक्सपोर्ट के ऊपर तो आपके जो है कई सारे टैक्सेस जो है वो तो है नहीं है। तो इसी तरह से इसको देखते हैं। इट हैज बीन क्लैरिफाइड बाय सर्कुलर नंबर 2 dated 27 September 2017 that place of supply of satellite launch services supplied by Andrews Corporation Limited to customers located outside India इज आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी होगी, जहां पे सर्विस मिल रही है। तो अगर आप बाहर दे रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई हमारी, आउटसाइड इंडिया। एंड सच सप्लाई व्हिच मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 26 ऑफ IGST एक्ट कंस्टिट्यूट्स एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एंड शैल बी जीरो रेटेड। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आपके इंडिया के बाहर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, एंड दैट शैल बी जीरो रेटेड। If the service recipient is located in India, अगर वो इंडिया में होता, the satellite launch services would be taxable। तो उन्होंने क्या बोल दिया, क्लियर कट, अगर वो इंडिया के अंदर सर्विस दे रहा है तो वो टैक्सेबल होगा, अगर वो इंडिया के बाहर है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। That will be called as an export of service। Council clarified that as the satellite launch services supplied by NSIL are similar to those supplied by Andrews Corporation Limited, the said circular number 2 is applicable to them। Again, कि NSIL के ऊपर कौन सा, जो एंड्रिस कॉर्पोरेशन के ऊपर जो भी डिसीजन हुआ था, सर्कुलर एप्लीकेबल हुआ था, वही वाला एप्लीकेबल होगा। अगर वो इंडिया के अंदर सर्विसेज दे रही है तो उसके ऊपर जीएसटी जो है वो लगेगा। अगर वो इंडिया के बाहर सर्विस दे रही है तो उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहा जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, जीएसटी ऑन ओवरलोडिंग चार्जेस एट टोल प्लाजा। तो टोल प्लाजा के ऊपर हम क्या देते हैं, टोल पे करते हैं, टोल के ऊपर जीएसटी है। और अगर कोई वहां पे ओवरलोडिंग चार्जेस है उसको क्या कैटेगराइज करेंगे, तो अब हम देखते हैं। Notification dated 25 September 2018 issued by the Ministry of Road Transport and Highways, overloaded vehicles were allowed to ply on the national highways after payment of fees with multiplying factor of 2, 4, 6, 8, 10 times the base rate of toll। ठीक है, जो बड़े व्हीकल्स होते हैं उनका टोल भी काफी ज्यादा होता है। Therefore, it assessed overloading fees are effectively higher toll charges। GST Council clarified that overloading charges at toll plazas would get the same treatment as given to toll charges। तो सिंपल वे में क्या है, जो टोल चार्जेस हैं उसके ऊपर जो भी ओवरलोडिंग चार्जेस हैं उनको भी सेम ट्रीटमेंट मिलेगी जैसे टोल चार्जेस के ऊपर जो भी ट्रीटमेंट हो रही है। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ व्हीकल्स टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स एंड लोकल अथॉरिटीज। अगर आपने कोई व्हीकल रेंट पर दे दिया, किसको दे दिया, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स एंड लोकल अथॉरिटीज को। The issue was placed before the 45th GST Council meeting held on 17 September 2021. As recommended by the GST Council, it is clarified that the expression giving on hire, अगर आपने रेंट के ऊपर दिया है, includes renting of vehicles। Hire, giving on hire means renting of vehicles, उसके अंदर ही आता है। Accordingly, services where the said vehicles are rented or given on hire to state transport undertakings, अगर वही vehicle आपने state transport undertaking को दे दिया और local authorities को दे दिया, are eligible for this said exemption। तो वो उस exemption के लिए eligible है, irrespective of whether such vehicles are run on routes, timings as decided by the state transport undertaking or local authorities, and under the effective control of state transport undertakings or local authorities which determines the rules of operation or flying of vehicles। सिंपल वे में क्या है, अगर आपने रेंटिंग ऑफ व्हीकल्स दे दिए, किसको दे दिए, व्हीकल्स अपने रेंट पर दे दिए, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स या फिर लोकल अथॉरिटीज को दे दिया, तो वहां पर एग्जम्पशन एप्लीकेबल रहेगी। नेक्स्ट, services by way of grant of mineral exploration and mining rights।
अब अगेन ये वाला इशू वाज प्लेस्ड बिफोर द जीएसटी काउंसिल इन इट्स 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग। ये वाला इशू भी वहां पर डिस्कस हुआ। As regards the classification of service, it was recommended by the council that service by way of grant of mineral exploration and mining rights most appropriately fall under Service Code 97337। ये जो माइनिंग राइट्स की सर्विस है, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग राइट्स की सर्विस है, उन्होंने बोला कि इसके ऊपर जो सर्विस कोड है, सर्विस कोड क्या होता है 6 डिजिट का, तो सर्विस कोड 97337 के अंदर आएगा। दैट इज लाइसेंसिंग सर्विसेज फॉर द राइट टू यूज मिनरल्स इंक्लूडिंग इट्स एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इस सिटीजन कोड के अंदर आएगा सर्विस कोड सेक कोड। As regards the applicable rate for the period from 1st July 2017 to 31 December 2018, 1.5 साल, the council took note of the following facts, namely, उसने क्या किया, जीएसटी काउंसिल ने पहले क्या डिसाइड किया था कि सप्लायर सर्विसेज शैल बी जनरली टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 18%, 18% के ऊपर इसके ऊपर टैक्स लगेगा। देन मोर इम्पोर्टेंटली अगेन जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो 14 मीटिंग हुई, while recommending the rate schedules of services specifically recommended फिर रेसिडुअल सर्विसेज भी अट्रैक्ट करेगी 18%, इसके अंदर जो भी आया 18%। Then again the rate applicable on the service of grant of mineral exploration license, उसके ऊपर भी services under this category have been standard rated in GST at 18%, and therefore the intention has always been to tax this activity or the supplier standard rate of 18%। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि हर मीटिंग के अंदर इसको डिसाइड किया गया कि इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 18% के रेट के ऊपर लगेगा। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने बोला जो भी सर्विसेज हमारे सेक कोड 97337 के अंदर अगर आ रही है, लाइसेंसिंग सर्विसेज फॉर द राइट टू यूज मिनरल्स इंक्लूडिंग इट्स एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन, तो उसके ऊपर जीएसटी कितनी चार्ज की जाएगी 18%। नेक्स्ट, एडमिशन टू इंडोर अम्यूजमेंट पार्क्स हैविंग राइड्स एक्सेट्रा, जो भी अम्यूजमेंट पार्क्स हैं जहां पर राइड्स वगैरह, अगर आप वहां पर जाते हो तो on the recommendation of the council it is clarified that 28% rate applies on admission to a place having casino or race club or admission to a sporting event like IPL। हर जगह जहां आप जाते हो वहां कैसीनो रेस क्लब नहीं है। लेट अस सपोज बॉम्बे पिकनिक स्पॉट है, ठीक है, तो आप वहां पर गए, वहां पर कैसीनो रेस क्लब ये सब कुछ नहीं है। दैट इज एन इंडोर अम्यूजमेंट पार्क हैविंग राइड्स भी है वहां पर। तो उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि जो भी अम्यूजमेंट पार्क्स हैं जहां पर राइड्स हैं वहां पर 18% लगेगा। 28% कहाँ लगेगा, जहां कैसीनो रेस क्लब या फिर जैसे आईपीएल जैसे स्पोर्ट्स जहां पर होते हैं वहां पर। On the other hand, 18% covers all other cases of admission to amusement parks or theme park etc. or any place having joy rides, merry-go-rounds, go-karting etc. ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन अप्लाई कब से होगी, 1 अक्टूबर 2021 से। जो भी अम्यूजमेंट पार्क्स हैं उनके ऊपर 18% चार्ज किया जाएगा जीएसटी, और जो अम्यूजमेंट पार्क्स कौन से जिसके अंदर कैसीनो है या रेस क्लब है या फिर कोई स्पोर्टिंग इवेंट हो सकता है तो उनके ऊपर 28% लगेगा। नेक्स्ट, services supplied by contract manufacturers to brand owners for manufacture of alcoholic liquor for human consumption। क्लियर कट उन्होंने बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स। अब यहाँ पर क्या होता था, क्या डिस्प्यूट है कि अगर आप उसको लेते हो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, दैट इज कॉल्ड जॉब वर्क। अब जॉब वर्क के ऊपर आपका जीएसटी क्या है, रेट उसका 5%, और अदरवाइज आपका जीएसटी का रेट क्या चल रहा है 18%। ठीक है, जैसे फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स कोई इस तरह के हो गए तो उनके ऊपर 18%। तो यहाँ पर कई लोग क्या प्ली क्या ले रहे हैं कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो आप करवा रहे हो टू ब्रांड ओनर्स के लिए, तो उसको आप जॉब वर्क के अंदर कंसिडर करते हो, तो प्ली ली जा रही है कि उसके ऊपर 5% जीएसटी जो है वो चार्ज होना चाहिए, क्योंकि उसको हम जॉब वर्क की कैटेगरी में लेके जा रहे हैं। बट इसके लिए उन्होंने क्लियर कर दिया। अब हम देखते हैं क्या क्लैरिटी आई है। As recommended by the GST Council, it is clarified that the expression food and food products in the said entry excludes alcoholic beverages for human consumption। अल्कोहल को उन्होंने फूड एंड फूड प्रोडक्ट से निकाल दिया। As alcoholic liquor is not considered as food, accordingly service by way of job work in relation to manufacture of alcoholic liquor for human consumption
are not eligible for the GST rate of 5% prescribed under the sedentary. तो GST कौन सा recommended at such job work would attract GST at the rate of 18%. अगर job work हो रही है, contract manufacturing है, लेकिन अल्कोहल के केस में, लिक्वर के केस में है तो 18%. अदरवाइज अगर कोई जॉब वर्क हो रहा है तो 5%, लिक्वर के केस में 18%. ठीक है, तो ये कई सारी इंडस्ट्रीज के इसी चीज की प्ले ले रही थी कि जॉब वर्क तो है ना, जॉब वर्क चाहे लिक्वर की है चाहे किसी भी चीज की है, तो जॉब वर्क है तो 5% चार्ज करो. तो उन्होंने क्लियर कट बोल दिया जॉब वर्क है लेकिन वो लिक्वर है तो 18% की कैटेगरी में ही जाएगा. तो ये सारे पॉइंट्स सर्कुलर नंबर 164 के अंदर उन्होंने कवर किए हैं. तो होप सो कि मेरी जो लास्ट वीडियो थी 163 सर्कुलर को जिसमें हमने कवर किया और इस वीडियो में जिसमें हमने 164 सर्कुलर नंबर को कवर किया, तो कई सारे पॉइंट्स की आपको क्लैरिटी आई होगी. क्योंकि कई सारे मेरे पास कॉल्स आई थी, कई सारी मेल्स आई हुई हैं कि ये जो भी आया है सर्कुलर वहां पर आया है तो उसको लेमन की लैंग्वेज में उसको समझा दो, हमें उसके ऊपर एक वीडियो बना दो, कट शॉर्ट वीडियो बना दो, ताकि हमें पता चल जाए कि उसको कैसे हमें एप्लीकेबल करना है और कौन कौन से डेट्स में जो चेंजेस आए हैं तो उसको कैसे, क्या क्या चेंजेस आए हैं और कैसे हमने अप्लाई करना है. तो ये सब चेंजेस आए थे, ये सब क्लैरिफिकेशंस आई हैं दोनों सर्कुलर्स के साथ, हमें ये कई सारी क्लैरिफिकेशंस जो है वो मिली हैं. सो दिस इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू.